हेलो एंड वेलकम टू द क्लास हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 6 से लेके और 10 तक के हमने जो प्रोविजंस पढ़े थे लास्ट क्लास में किए थे। अब हमने आज की क्लास में स्टडी करना है सेक्शन 11 से लेके और 17 तक। तो और जो अडॉप्शन से लेके प्रोविजंस है हमारे हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में वो फिनिश हो जाएंगे, फिर मेंटेनेंस के स्टार्ट होते हैं। तो सेक्शन 11 से 17 तक के क्या प्रोविजन है वो हम देखते हैं। सेक्शन 11 कहता है अदर कंडीशंस फॉर ए वैलिड अडॉप्शन। सेक्शन 6 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम वैलिड अडॉप्शन की बात करते हैं कि वैलिड अडॉप्शन क्या होता है। ठीक है, उसमें कंडीशन बताई गई कि कौन कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है जब एक अडॉप्शन जो गोद लिया जा रहा है वो वैलिड माना जाएगा। क्या क्या था उसमें बताया गया कि अगर मेल है तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, सेक्शन 7 बताता है। फीमेल है तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, सेक्शन 8 बताता है। जो पर्सन अडॉप्शन में बेबी को जो संतान है उसे दे रहा है, बच्चे को जो दे रहा है उसमें क्या कैपेसिटी होनी चाहिए वो सेक्शन 9 कहता है, और जिसको दिया जा रहा है गोद में उसकी क्या कैपेसिटी है वो सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 11 कहता है इन सभी कंडीशंस के अलावा जो हमने अभी पढ़ी 7 से लेके और 10 तक और कुछ कंडीशंस भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, और वो अगर नहीं होंगी अडॉप्शन में तो एक वैलिड अडॉप्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है, मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अदर कंडीशन कौन कौन सी है जो वैलिड अडॉप्शन के लिए होनी जरूरी है। पहली कंडीशन देखिए क्या है, उसमें ना दोनों की बात हुई, क्योंकि हमें पता है 1956 का जो हमारा ये एक्ट था उसके बाद लड़की और लड़के दोनों को गोद दिया जा सकता है, दोनों के लिए समान प्रोविजंस आ गए हैं। तो वही बात कहता है ये सेक्शन भी हमारे पास क्लोज ए जो है इसकी सेक्शन की क्लोज ए वो ये कहती है कि अगर जो गोद लिया हुआ है, जो लेने जा रहे हैं, जो बच्चे को गोद लिया जा रहा है सेक्शन 10 के अंदर, अगर वो एक लड़का है, सेक्शन 11 का क्लोज ये कहता है कि अगर जो जिसको गोद लिया जा रहा है वो सन है तो उसके इसमें गोद लेने वाला चाहे वो फादर है मदर है उसका अपना खुद का बच्चा नहीं होना चाहिए, यानी संतान नहीं होनी चाहिए। क्या? पुत्र। उसको पुत्र की संतान नहीं होनी चाहिए। पहली बात उसका खुद का बेटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बेटा चलो ठीक है उसकी डेथ हो गई, बेटा था लेकिन उसकी डेथ हो गई तो बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। बेटे का बेटा अगर है दोनों की डेथ हो गई, तो बेटे की भी डेथ हो गई, बेटे के भी डेथ हो गई, दोनों नहीं है तो जो बेटे के बेटा जो था ना उसका बेटा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर गोद लेने जा रहा है एक लड़का तो उसके इसमें उसका खुद का अपना लड़का नहीं होना चाहिए। अगर लड़का था यूज करें जिसका मतलब उसकी डेथ होगी तो वो गोद लेने जा रहा है, तो जो लड़का था उसका बेटा ना हुआ हो तब तक वो गोद ले सकता है। और अगर उसका बेटा भी हो गया था, मीन्स एक अगर पोता जीवित है तो वो गोद नहीं ले सकता किसको पुत्र के रूप में किसी भी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता अगर उसका पोता है। और अगर उसका पोता की भी डेथ हो गई तो जो पोते का जो आगे बच्चा होगा उसको भी, यानी इसका परपोता, ये अपने परपोते को भी अगर परपोता इसका है तो भी क्या करेगा, ये गोद नहीं ले सकता किसी और बच्चे को जो कि मेल है। तो शायद समझ में आ गई वो बात ये कि एक सन के कंटेक्स्ट में क्या होगा, बेटे को गोद नहीं लिया जा सकता अगर बेटा खुद का है व्यक्ति का, चाहे वो बेटा लेजिटिमेट हो चाहे अडॉप्टेड हो, दोनों ही बातें आएंगी। चाहे खुद का मतलब ब्लड रिलेशन के थ्रू उसका खुद का बेटा था या फिर उसने ऑलरेडी एक बच्चा गोद लिया हुआ था जो कि पुत्र था, फिर वो दूसरा पुत्र लेने जा रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो नहीं कर सकता वो। इसी तरीके से अगर उसका मतलब बेटे की डेथ हो गई, वो सोचे कि आप इसका मेरा जो वंश बढ़ाने के लिए इसकी शादी नहीं थी तो मेरा अगर उसकी शादी हो गई, उसका जो था ए का बेटा था या चाहे उसने गोद लिया था चाहे खुद का था, उसकी डेथ हो जाती है, शादी भी हो गई लेकिन उसका कोई बेटा जो नहीं हुआ, उसका कोई बेटा नहीं हुआ तो ये गोद ले सकता है अपने पुत्र के रूप में किसी और को। लेकिन अगर इसके बेटे का बेटा भी हो गया तब भी ये नहीं ले सकता। अगर इसका जो बेटा था एक, अगर इसका एक और इसका यहाँ पर हो जाता है बच्चा हो जाता है, ये बी है और इसका बेटा हो गया सी, अगर ये दोनों हैं, इन दोनों में से कोई भी अगर जीवित है तो ए गोद नहीं ले सकता। ये दोनों नहीं है लेकिन इसका बेटा है डी, वो जीवित है तब भी ये गोद नहीं ले सकता। बट इसके आगे का इसने नहीं रखा क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इंसान की उम्र इससे ज्यादा नहीं होगी कि वो अपने पोते को भी देखे, फिर पड़पोते को भी देखे और पड़पोते की शादी हो जाए और उसके बच्चे देखे। इतना लंबा कोई नहीं जीता, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, तो इतनी पीढ़ी तक इस चीज को रखा गया। सेक्शन 11 का क्लोज ए हमें सन के बारे में बताता है और क्लोज बी जो है वो बताता है डॉटर के बारे में। और डॉटर में देखिए उसमें सिर्फ दो ही बातें उन्होंने कही है। पहली है कि अपनी खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए, ए है तो वो ए की कोई बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी है
तो वो गोद नहीं ले सकता। और अगर बेटी थी मतलब पहले थी अब नहीं है तो अब वो लेना चाहता है, तो अगर इसकी जो ई है, इसकी से अगर हम बात करें, इसका बेटा भी था बी की अगर एफ लड़की थी तब भी ये गोद नहीं ले सकता। भाई अगर इसकी ई कोई बेटी है ऑलरेडी, ए की अगर कोई बेटी है तो वो गोद नहीं ले सकता। जैसे कि बेटा ऑलरेडी है उस व्यक्ति का, फिर वो गोद नहीं ले सकता। वैसे अगर बेटी है तो गोद नहीं ले सकता। अब बेटी थी, उसकी शादी हो गई, वह चली गई, अब वो क्या कर रहा है कि वो फिर भी गोद लेना चाह रहा है। उसके ऑलरेडी एक बेटा था, उस बेटे की बेटी थी, तभी वो गोद नहीं ले सकता। किसी तरीके से ना तो उसके पास क्या होना चाहिए, अपनी खुद की बेटी होनी चाहिए, ना उसकी पोती होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर ये ई जो है शादी करके चली गई, वो तब भी अडॉप्ट नहीं कर सकता किसी बेटी को। उसमें ऐसा प्रोविजन कुछ नहीं दिया हुआ कि शादी करने के बाद क्या होगा। सिंपल कहा गया कि अगर एक बेटी जीवित है तो व्यक्ति जो होगा गोद नहीं ले सकता। और जो व्यक्ति जो है वो फीमेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। गोद लेने वाले को दोनों का अधिकार है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, कोई भी गोद ले सकता है। दोनों के प्रोविजन है। बेटे के कंटेक्स्ट में अगर आप बेटा गोद ले रहे हैं तो वो पड़पोते तक चलेगा, और बेटे की जो बेटी है उसके कंटेक्स्ट में पोती तक चलेगा। तो यहाँ तक गोद नहीं लिया जा सकता। अब क्लोज सी पे बात चलते हैं। क्लोज सी ही कहती है कि अगर बेटा गोद ले रहा है तो क्या होगा, और बेटी गोद ले रही है तो क्या होता है। उसमें उन्होंने पहले कहा कि अगर एक मेल है, उन्होंने बोला अगर एक मेल है, क्लोज सी कहती है एक मेल है और वो बेटी गोद लेना चाहता है, डॉटर गोद लेना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 21 साल का होना चाहिए। मीन्स जो मेल है वो गोद लेने वाली लड़की से 21 साल बड़ा होना चाहिए। फिर क्लोज डी आ जाइए। क्लोज डी कहता है जो फीमेल है, अगर फीमेल गोद ले रही है, वो किसी लड़के को गोद ले रही है, तो उस केस में इन दोनों के बीच का गैप 21 साल का होना चाहिए। मीन्स इससे 21 साल बड़ी होनी चाहिए। फीमेल जो है बेटे से जिसे वो गोद ले रही है उससे 21 साल बड़ी होनी चाहिए। अब क्लोज ई पे आ जाइए। क्लोज ई हमें क्या बताता है, वो ये कहता है कि जब ये गोद दिया जा रहा है, हमने बोला मेल को गोद नहीं ले सकते, इतने साल का गैप होना चाहिए, फीमेल को इतने साल का गैप होना चाहिए, पर पोते को जीवित है तो गोद नहीं ले सकते, पोती है तो गोद नहीं ले सकते। लेकिन जो गोद लेना बाकी, अगर ये सब नहीं है, बाकी कंडीशन वैलिड है, तो उसके एज में गोद तो लिया जा रहा है। तो जब तक गिविंग एंड टेकिंग नहीं होता तब तक जो है गोद को लिया जाना देना मना नहीं जाएगा। मीन्स फॉर्मली गिविंग एंड टेकन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अपनी बर्थ फैमिली से हट करके अडॉप्टिव फैमिली में शिफ्ट हो रहा है और वहां का वो मेंबर बन रहा है, और अपनी बर्थ फैमिली के जो उसके राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर वो कोई प्रॉपर्टी है तो हम पढ़ेंगे भी 12 में उसका क्या होता है, लेकिन अदरवाइज उसके जो रिश्ते नाते हैं वो अब छूट गए हैं। अब उसके कौन से हो जाएंगे, अडॉप्टिव फैमिली के, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और इसमें इसी जो हमारा सेक्शन 11 की क्लोज ई है, 1962 के अमेंडमेंट के बाद एक चीज और ऐड की गई थी कि अगर वो जो बच्चा है जिसको गोद दिया जा रहा है वो अबेंडेंट चाइल्ड है या फिर उसके जो है पेरेंटेज का नहीं पता है, यानी छोड़ दिया किसी बच्चे को, माँ बाप छोड़ के चले गए कहीं पर अनाथालय में से फॉर इंस्टेंस, तो वहां पर उसका ब्रोटअप हुआ, तो जहां पर उसका ब्रोटअप हुआ उस जगह से जो बच्चे को फॉर्मली जहां पर अडॉप्टिव फैमिली तक लिया जाएगा, वो जो लेना देना होगा उसको बोलेंगे हम फॉर्मल होना चाहिए। उसमें अब इसमें प्रोवाइजो में ये भी कहा कि दत्तम होम की जो सेरेमनी है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन गिविंग एंड टेकिंग तो होना चाहिए। क्लोज ई हमें ये कहता है। तो ये वैलिड कंडीशन है इसके अंदर, जो कि कहती है कि एक अडॉप्शन को वैलिड होना किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सेक्शन 12 इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन की बात करता है। इसमें कहा गया कि जैसे अभी बताया मैंने आपको सेक्शन 11 में ही, सेक्शन इसी क्लोज ई में, कि जो बच्चे को गोद लिया जाता है तो वो अपनी बर्थ वाली फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ के अपनी जो अडॉप्टिव फैमिली है उसके साथ रिश्ते नाते जोड़ लेता है। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड लिखा गया, और इसमें कुछ यानी कि एक्सेप्शन हो गई कि इस बात की कि रिश्ते नाते टूटते हैं उसकी पिछली फैमिली से, लेकिन 3 कंडीशन है वो जारी रहती है। कौन सी कंडीशन, क्लोज ए। क्लोज ए पे चलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब वो अपनी बर्थ फैमिली में था, जिन लोगों से वो बर्थ फैमिली में होते हुए शादी नहीं कर सकता था, अब उन लोगों से भी अडॉप्टिव फैमिली की तो ऐड होगी ही, उन लोगों से वो अब भी शादी नहीं कर सकता। से एक बच्चा है ए, इसका जन्म हुआ एक फैमिली में, जहां अब इस फैमिली में जन्म होने के बाद जो भी इसके प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेशनशिप में आएंगे, सपिंदा रिलेशनशिप में आएंगे, तो वो जिन से शादी नहीं कर सकता था
अडॉप्ट होने के बाद वो इधर आ गया इस फैमिली के साथ, वो उनसे पहले वाली फैमिली के जो सपिंदा और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वाले रिलेशनशिप हैं अभी भी शादी नहीं कर सकता। मीन्स उसके भले ही बाकी रिश्ते नाते अडॉप्टिव फादर चलेगा, अडॉप्टिव मदर चलेगा, बर्थ फादर बर्थ मदर नहीं चलेगा, लेकिन जो रिश्ते नाते जो शादी वाली कंटेक्स्ट पे हम बात करेंगे कि शादी वो नहीं कर सकता है उन लोगों से अभी भी जिनके की वो बर्थ फैमिली में होता तो नहीं कर सकता था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लोज बी पे चलिए। क्लोज बी कहता है कि एक प्रॉपर्टी जो बर्थ फैमिली में उसका जन्म होता उसको मिली, जब उसका वो बर्थ फैमिली में उसने जो है जन्म लिया तो वो प्रॉपर्टी को अपने साथ लेके ही आएगा। मीन्स अगर उसे कोई फैमिली कुछ बच्चा होने की वजह से कुछ अधिकार मिलते हैं, अधिकार मिलने की वजह से वो उन अधिकारों को कैरी फॉरवर्ड करेगा, उससे कोई छीन नहीं रहा। भले ही वो अडॉप्टिव फैमिली में चला गया तो वो प्रॉपर्टी होगी जो उसी की रहेगी, वो उससे अच्छे से नहीं छीनी जाएगी, उस बच्चे से प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। लेकिन उसमें एक बात की गई कि अगर प्रॉपर्टी पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब उस प्रॉपर्टी से किसी जो उसकी बर्थ वाली फैमिली थी इसका किसी का मेंटेनेंस चल रहा था, रिलेटिव्स का या उसके किसी फैमिली मेंबर्स का, तो उस केस में वो ऑब्लिगेशन उस बच्चे पे रहेंगे, मीन्स जारी रहेंगे। उन ऑब्लिगेशंस को तो उसे चुकाना ही होगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी साथ आई है तो ऑब्लिगेशन भी साथ में ही आए हैं। फिर क्लोज सी पे चलते हैं। क्लोज सी कहता है कि अपने साथ प्रॉपर्टी ले आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी में पहले से हक रखते थे उसके साथ साथ जो हक रखते थे उनको वो उन हक से वंचित कर दे, उनको वो डाइवर्स नहीं कर सकता उनके हक से। अगर ए जो बच्चा है उसको प्रॉपर्टी कुछ मिली जन्म लेने की वजह से, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की उसे जो प्रॉपर्टी मिली उस पे जो ऑलरेडी बच्चे से बी के बच्चे हैं सी डी ए, ठीक है, 3 बच्चे हैं, अब ए को गोद दे दिया गया। अब इस फैमिली में जन्म लेने की वजह से इन तीनों को एक प्रॉपर्टी मिली थी। अब प्रॉपर्टी का अधिकार ए अपने साथ अडॉप्टिव फैमिली में लेके गया, लेकिन क्योंकि इन तीनों को साथ में मिली है तो इन दोनों का अधिकार ये ए जो है वो नहीं छीन सकता, इनको डाइवर्स नहीं कर सकता। सेक्शन 12 का क्लोज सी हमें ये कहता है। तो अभी ये समझने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 13 पे, जो कहता है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जब एक अडॉप्टिव पेरेंट्स यानी जिसने गोद लिया वो पेरेंट जो होंगे उनका जो अधिकार होगा वो अधिकार को नहीं छीना जाएगा, चाहे वो जो है इंटरव्यूवर्स ट्रांसफर करें चाहे विल के थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने का अधिकार उनसे नहीं छीना जाएगा। तो राइट जो होगा पेरेंट्स का डिस्पोज करने का प्रॉपर्टी का एज इट इज रहेगा, चाहे भले ही उन्होंने बच्चा गोद ले लिया हो। लेकिन इस सेक्शन में ये बात कही गई कि अगर कुछ ऐसा इंटेंशन होता है या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्ररी, यानी इस बात से अगेंस्ट कुछ है वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, वो कह देते हैं कि जी नहीं हम नहीं प्रॉपर्टी को करेंगे, इंटरव्यूवर्स भी नहीं ट्रांसफर करेंगे और हम जो विल के थ्रू भी नहीं करेंगे, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो चीज एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज अगर नहीं कुछ ऐसा बनता तो अडॉप्टिव पेरेंट्स का अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। फिर सेक्शन 14 पे आ जाइए, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये कहता है कि अडॉप्टिव मदर को कैसे निर्धारित किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा कि अडॉप्टिव मदर कौन है सर्टेन केसेस में, कौन कौन से केसेस वो भी उन्होंने बताया। तो सेक्शन 14 का क्लोज ये कहता है कि जब एक बच्चा गोद लिया जाता है तो गोद लेने के बाद जो मदर होती है वो अडॉप्टिव मदर बन जाती है। से ए को गोद लिया गया बी के द्वारा, बी की वाइफ है सी, तो बी के द्वारा गोद लिया गया तो सी क्या बन जाएगी अडॉप्टिव, ये अडॉप्टिव फादर बना तो सी क्या बनेगा अडॉप्टिव मदर बन जाएगा। ठीक है, ये वाइफ है तो अडॉप्टिव मदर बनेगी ना। तो क्लोज ए ये कहता है। सेक्शन 14 का क्लोज बी भी कुछ बताता है, वो ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा वाइफ हैं, जैसे कि 1955 से पहले शादी हो जाती थी ना, अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो उसमें जो सीनियर मोस्ट मदर है उसको तो हम अडॉप्टिव मदर कह देंगे और बाकी की जो वाइफ होंगी उनको स्टेप मदर बोलेंगे। क्लियर है, जो सीनियर मोस्ट वाइफ और जो अडॉप्टिव मदर, बाकी सारी जो है कंसेंट सभी की ली हुई है, ये हमें पता है कंसेंट जरूरी है, वो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंसेंट होने के बाद उनके जो कंसेंट के बाद जो बाकी की सारी मदर्स होंगी उनको स्टेप मदर बोलेंगे। फिर आगे का जो हमारा सेक्शन 14 की नेक्स्ट क्लोज हमें ये बताती है कि जो अगर व्यक्ति है, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, अगर मेल विडोअर है यानी कि विधुर है या फिर वो बैचलर है, कवारा है और वो एक बच्चे को गोद ले लेता है अपने बैचलरहुड में या विडोअरहुड में,
उसके बाद वो शादी करता है, दूसरी शादी करता है, विडोअर है तो और बैचलर है तो वो अपनी शादी करता है। तो शादी करता है, उसके बाद जो जिस लड़की से वो शादी करता है वो अडॉप्टिव मदर कहलाई जाएगी। क्या? स्टेप मदर कहलाई जाएगी, उसको स्टेप मदर बोलेंगे। ध्यान रखना, वो अडॉप्टिव मदर नहीं होगी, वो स्टेप मदर होगी। इसलिए अडॉप्टिव मदर की कंसेप्ट को समझना जरूरी है। जब शादी हो चुकी थी और होने के बाद वो लेता है तो उसकी कंसेंट के साथ लेता है तो वो अडॉप्टिव मदर बन जाती है, लेकिन शादी से पहले उसने बच्चा गोद दे रखा है तो वो स्टेप मदर बनती है। इसी तरीके से फीमेल का भी केस है कि अगर फीमेल शादी से पहले क्या करती है, एक बच्चे को गोद देती है या अपने विडोहुड में गोद देती है तो वो तो मदर ही बोली जाएगी, लेकिन जो फादर होगा ना, फादर जो होगा वो दूसरी शादी से वो करेगी, उसके बाद जो फादर होगा उसे क्या बोलेंगे, उसको स्टेप फादर बोलेंगे। अडॉप्टिव फादर नहीं, स्टेप फादर बोलेंगे। तो सेक्शन 14 हमें ये बताता है अडॉप्टिव मदर। सेक्शन 15 कहता है वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल। अगर अडॉप्शन वैलिड होता है, मींस सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बनाया, सेक्शन 11 की कंडीशन पूरी कर दी तो अडॉप्शन वैलिड हो गया, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। मींस जो अडॉप्शन बना है, अडॉप्शन डीड जो बनाई गई है, दैट इज इररेवोकेबल। यानी अगर बच्चा चाहे कि अब छोड़ करके अपनी वापस फैमिली में जाना चाहता है या अडॉप्टिव पेरेंट्स कहें कि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारा खुद का बच्चा हो गया, जो भी रीजन है, वो अपने वो अडॉप्ट किए बच्चे को छोड़ना चाहे तो वो नहीं हो सकता। एक बार अडॉप्शन हो गया, वैलिड अडॉप्शन, तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेक्शन 16 कहता है प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अडॉप्शन। इसको भी सुनिए। जब एक अडॉप्शन होता है, ठीक है, अडॉप्शन होने के बाद में कुछ उनका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें गिवन एंड टेकन हुआ। मैंने भी आपको बताया कि फॉर्मल गिवन एंड टेकन होना जरूरी है, हमें भी पढ़ के आए हैं। फिर उसमें क्या होता है, अगर जब वो कोर्ट के सामने आता है किसी भी केस में, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके सामने लाया गया है उस गिवन एंड टेकन से, तो कोर्ट ही प्रिज्यूम करेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, और डॉक्यूमेंट भी वैलिड है तो अडॉप्शन भी वैलिड ही है। फिर सेक्शन 17 पे चलते हैं जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इसमें क्लॉज ए कहती है कि अगर गिवन एंड टेकन में किसी भी तरीके का पैसा का लेन देन हुआ, चाहे अडॉप्टिव फादर मदर ने पैसा दिया बर्थ वाली फैमिली को, या बर्थ वाली फैमिली ने पैसा दिया अडॉप्टिव को कि ये बच्चा गोद दे लो, हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का पैसे का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्लोज बी कहती है अगर इस तरह का पता चल जाता है तो क्या होगा, इस तरह के पता चलने पर 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। फिर इसमें अब ये बात आती है कि सेक्शन 17 का क्लोज सी कहता है कि अगर जो भी सजा होगी, जो हमने क्लोज बी में अभी पढ़ी है, वो सजा बिना किसी स्टेट के परमिशन के नहीं हो सकती। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होनी जरूरी है, या फिर जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसको ऑथोराइज करेगी पर्सन को इस कंटेक्स्ट में डिसीजन लेने के लिए, उनकी परमिशन होनी जरूरी है। जब क्लोज बी के अंदर किसी को पनिशमेंट दी जा रही है, बच्चे गोद देने के कंटेक्स्ट में उन्होंने पैसा दिया ऐसा चार्ज लगा करके। तो सेक्शन 17 तक के हमने प्रोविजंस पढ़ लिए। सेक्शन 16 के भी अपने पढ़े, 15 भी, 14 भी, 13, 14, 12 हमने सभी पढ़ लिए हैं। हमें एक चीज और यहाँ देखनी है सेक्शन 16 में, जो कि मैं भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। इसमें ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी चैलेंज करती है उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में जिसमें अडॉप्शन है तो वो वैलिड नहीं होगा अगर उस चीज को किसी भी तरीके से डिस्प्रूव नहीं किया सकता। प्रिजम्पशन में भी यही बात एप्लीकेबल होती है। अगर जैसे हमें पता है कोई प्रिजम्पशन को हम कहते हैं, अगर उसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें कुछ खामियां है, वैलिड अडॉप्शन नहीं है, उसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। अगर डिस्प्रूव नहीं कर रहे तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो लीगल है। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट इसको किसी भी जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को चैलेंज नहीं कर सकती है, और अगर करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डिस्प्रूव करना जरूरी है, प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव करना जरूरी है। तो ये हमारे सेक्शंस हो गए। अब हम थोड़े से केस होंगे, उनको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से और हमारी क्लास वाइंड अप हो जाएगी। तो केस लॉ में सबसे पहला है हेमंत लक्ष्मण सलूके वर्सेस श्रीरंग नारायण कंसे 2006 का केस। इस केस में कहा गया, जो हमने सेक्शन 11 की क्लोज 4 पढ़ी थी कि एक मदर और एक सन के बीच में, अडॉप्टिव मदर और अडॉप्टेड सन के बीच में जो डिफरेंस है वो 21 साल का होना चाहिए, वो मस्ट वाला है। मस्ट वाले का मतलब मे यूज नहीं किया है उन्होंने सेक्शन में, बेयर एक्ट में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, 21 साल का हो सकता है, नहीं होगा, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऐसा बोला गया इस केस में। फिर साहेब रेड्डी वर्सेस शरदप्पे 2016 के केस में, ये सेक्शन 12 का हमारा जो प्रोवाइजर था उसका क्लोज सी का केस है।
उसमें जब इसे बताया था अगर एक बच्चे को गोद दिया जाता है तो वो डाइवर्स नहीं कर सकता, डिप्राइव नहीं करा सकता उस व्यक्ति को जिसमें ऑलरेडी अधिकार था जिसके पास। इस केस में विडो ने जिसने गोद लिया था उसकी 3 बेटी भी थी, ऑलरेडी प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार था। तो जब अडॉप्ट किया गया लड़के को, बच्चे को गोद लिया गया, तो वो जो बच्चा है ना तो वो विडो मदर को ना फिर जो बेटियां हैं उनको वो उस प्रॉपर्टी से डाइवेस्ट करा सकता है, उनके अधिकार को डिप्राइव कर सकता है, छीन सकता है। इस केस में ऐसा कहा गया। और इस केस में केसरबाई वर्सेस करतार सिंह के केस में भी यही कहा गया था कि जो बच्चा है वो जो जिसको गोद दिया जा रहा है वो पहले से ही जिनका प्रॉपर्टी का अधिकार है, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उनको वहां से हटा नहीं सकता। से ए को बी द्वारा गोद लिया गया। एक प्रॉपर्टी थी जिसपे सी डी ई ये ऑलरेडी और बी भी साथ में इन सब का अधिकार था। तो गोद लेने के बाद ए का भी अधिकार बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है उसको वही राइट्स मिलेंगे जो बाकी सब बच्चे के हैं, तो इसको भी अधिकार मिलेगा। लेकिन ये सन है तो इस वजह से ये बाकी सबको इनकी प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इन दोनों केस में ये कहा गया। फिर मास्टर अरुण मोंडल वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज 2016 का केस। इस केस में हमने जो अभी बात पढ़ी थी कि जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो जो रजिस्टर्ड डीड है अडॉप्शन की उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकती, उसको चैलेंज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उस रजिस्टर्ड डीड को किसी कोर्ट में डिस्प्रूव ना कर दिया गया हो या फिर वर्ड डिक्लेयर ना कर दिया गया हो। ठीक है। फिर आता है बनावाई वर्सेस वासुदेव 1979 का केस। इसमें ये बोला गया था कि जो अडॉप्शन की डेट होती है कि अडॉप्शन कब लिया जाएगा, तो गिना जाता है जिस दिन अडॉप्शन लिया गया, गिवन एंड टेकन हुआ उस वक्त, उससे पहले का अडॉप्शन हुआ है वो नहीं माना जाएगा। जिस डेट से अडॉप्शन गिवन एंड टेकन हुआ, अडॉप्शन की जो डेट होगी वो मानी जाएगी। तो ये कुछ केस लॉस और सेक्शन 11 से सेक्शन 17 तक के प्रोविजन हमने स्टडी कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।